Hello everyone and welcome to AirTap. In this video we are going to talk about the topic of profitability ratios. मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स के अंदर अकाउंटिंग रेशियोज की सीरीज को डिस्कस करेंगे एंड वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज एंड टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर इन दैट सीरीज, फर्स्ट वीडियो इन दैट सीरीज वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. ये अकाउंटिंग रेशियोज हमारे चैप्टर नंबर 20th में डिस्कस होते हैं इन द एफएम कंपोनेंट एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इन द एग्जाम इटसेल्फ यू सी मल्टीपल क्वेश्चंस इन एवरी शिफ्ट रिलेटेड टू अकाउंटिंग रेशियोज. और यहाँ पर अगर हम सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो रेशियोज है जो किसी भी फर्म के या कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं. प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेट मींस इफ दीज रेशियोज आर बेटर, दीज रेशियोज आर हायर, तो हम कह सकते हैं कि ये फर्म ज्यादा प्रॉफिटेबल है. एंड इफ दीज रेशियोज आर नॉट दैट हाई, हम कहते हैं कि ये जो फर्म है उतना प्रॉफिटेबल नहीं है. सो बेसिकली दीज रेशियोज आर यूज्ड फॉर इंटर फर्म कंपैरिजंस वेयर वी कैन कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑफ डिफरेंट कंपनीज एंड से कि ये कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है या ये कंपनी कम प्रॉफिटेबल है. क्लियर? तो सबसे पहला जो रेशियो है वो है हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. इस रेशियो को हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं. Basically, this ratio is a measure of the total percentage of return that you can get on the capital employed in the company. कंपनी में जितना भी पैसा आप लगा रहे हैं, वो चाहे अपने ओनर का पैसा हो, इक्विटी कैपिटल हो, शेयर कैपिटल हो, या फिर वो लॉन्ग टर्म लोन्स कंपनी ने लिए हो, वो जो जिनको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोलते हैं, उनका वो पैसा लिया हो, इस जितनी भी डेट प्लस इक्विटी जो लॉन्ग टर्म जितना भी फंड कंपनी के अंदर लगा हुआ है उस पर कितना रिटर्न आता है, दैट इज योर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. हाउ डू वी मेजर इट? द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. The operating profit of the company divided by the capital employed in the company into 100. और अगर आप इन दोनों चीजों को देखें तो आपका ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता चल जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, राइट, वेयर वी कैलकुलेट ऑल आवर एक्सपेंसेस एंड ऑल आवर इनकम्स. और वहां पर अगर हम अपनी इनकम्स में से अपने एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मिल जाता है. डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस वी कैन गेट फ्रॉम आवर बैलेंस शीट. कंपनी की बैलेंस शीट से पता चल जाता है हमें कि कंपनी के पास कितनी शेयर कैपिटल है, कंपनी के पास कितना रिजर्व्स एंड सरप्लस है, विच इज बेसिकली अगेन अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल टेक्निकली. एंड ऑल्सो द कंपनी व्हाट इज द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कितना लॉन्ग टर्म लोन है कंपनी के पास. तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, ये होता है जितना भी कैपिटल कंपनी के अंदर लगा हुआ है. इसको हम कैसे मेजर करें? या तो हम सम टोटल ऑफ ऑल एसेट्स बोल देते हैं. वी नो दैट एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो लॉन्ग टर्म एसेट्स will always be equal to the sum total of long term liability plus long term capital. क्लियर हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि जितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है यानी लॉन्ग टर्म लोन्स है एंड जितनी शेयर कैपिटल है या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस. व्हाट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस? दिस इज द प्रॉफिट अर्न्ड इन द प्रीवियस ईयर्स, पिछले सालों का प्रॉफिट जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया अमंग द ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स. So basically this profit actually belongs to the owners and shareholders, but it was not distributed and it was kept back by the company. और कंपनी इसको यूज कर रही है अपने फ्यूचर के काम के लिए. तो ये भी हमारा लॉन्ग टर्म फंड है जो कि इक्विटी कैपिटल या शेयर कैपिटल का पार्ट बन सकता है. तो यहाँ पर हम शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में. वी डू नॉट इंक्लूड बिजनेस नॉन बिजनेस एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस और नॉन बिजनेस एसेट्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. तो ये बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई. फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. दिस इज द टोटल प्रॉफिट अ कंपनी हैज जनरेटेड बिफोर पेइंग एनी इंटरेस्ट एंड बिफोर पेइंग एनी टैक्स. इसमें अभी हमने इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं किया, अभी हमने टैक्सेस जो पे करने थे वो भी हमने इसमें से डिडक्ट नहीं किए. ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है. यहां पर इंटरेस्ट ऑन द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दे आर डिडक्टेड, नॉट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि यहां पर हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर इंक्लूड किया है. वी हैव नॉट इंक्लूडेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हियर, देयरफॉर वी विल आल्सो नॉट इंक्लूड द इंटरेस्ट दैट वी हैव पेड फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. वो इंटरेस्ट हम डिडक्ट कर लेते हैं, करंट जो लायबिलिटीज है उसका इंटरेस्ट डिडक्ट कर लेते हैं, और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का जो इंटरेस्ट है वो हम डिडक्ट नहीं करते, उसको हम प्रॉफिट में इंक्लूड करके फिर हम अपना रेशियो कैलकुलेट करते हैं. ठीक है? सो this is the first measure or the first method to calculate a profitability ratio. The next accounting ratio is earnings per share, right? earnings per share में हम हर शेयर के ऊपर अर्निंग्स का कितना हिस्सा आता है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. द टोटल नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स व्हिच आर आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट. तो यहां पर अगर आप इक्विटी शेयर्स फाइंड आउट करना चाहें, दिस डेटा विल बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. ये आपको खुद बताएंगे क्वेश्चन में, अगर ये रेशियो कैलकुलेट करने को आता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो मार्केट के अंदर हैं, और वो नंबर हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा. Then how do we calculate net profit? Net profit is basically the operating income that we had seen in the previous formula, but after paying interest, after paying preference dividend and after paying taxes.
यहाँ पर हमने टैक्सेस सारे जो है वो पे कर दिए, तो वो डिडक्ट कर लेंगे हम अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। इसके बाद जो इंटरेस्ट हमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे, लोन्स पे करना है, वो भी हम माइनस कर देंगे, और जो प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जा चुका है वो भी माइनस कर देंगे। तब जो प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट, व्हिच विल बी इंक्लूडेड हियर एंड विल बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू फाइंड ईपीएस। आफ्टर दिस कम्स द फॉर्मूला फॉर प्राइस अर्निंग रेशियो। हियर द फॉर्मूला इज मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर अभी हमने प्रीवियस फॉर्मूला में देखा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, और वहीं पर अगर हम उसको डिवाइड करते हैं मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर से, हमें प्राइस अर्निंग रेशियो मिल जाता है। एंड दिस प्राइस अर्निंग रेशियो इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू फाइंड आउट कि विच शेयर शुड बी ब्रॉट और विच शेयर बॉट और विच शेयर शुड बी सोल्ड। तो किस इन्वेस्टर कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए या उसको बेचना चाहिए। तो एक प्राइस अर्निंग रेशियो का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। यहाँ पर मार्केट प्राइस अगेन हमें क्वेश्चन में दिया गया रहेगा दैट व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर ऑफ अ कंपनी, व्हाट विल बी दी अर्निंग्स पर शेयर, वो हमें कैलकुलेट करने को बोला जाएगा। जैसे हमने लास्ट फॉर्मूला में देखा कि अगर हमें नेट प्रॉफिट पता है और हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता है तो हम ईपीएस भी कैलकुलेट वहां से कर सकते हैं। क्लियर है? Next comes your gross profit ratio. Gross profit ratio is gross profit divided by net sales into 100. Gross profit is again like operating income. यहाँ पर हम सिर्फ अपना net sales minus cost of goods sold कर रहे हैं. Here we have not deducted any interest. We have not deducted any tax. ठीक है, तो ये हमारा जितनी हमने टोटल सेल्स करी और उसमें सेल्स में से नेट सेल्स है, यानी कि द सेल्स दैट वी डिड, एंड जो सेल्स रिटर्न हो गई, हमने हमसे जो सामान वापस कर दिया गया, तो उसका सेल हम माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 10 लाख रुपए की सेल की है, उसमें से 1 लाख रुपए का सामान वापस आ गया है, सेल्स रिटर्न हो गया है 1 लाख रुपीज का, देन आवर नेट सेल्स विल बिकम ओनली 9 लाख रुपीज, राइट। एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज बेसिकली ओपनिंग स्टॉक ऑफ द इन्वेंट्री माइनस द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री plus the cost of any purchases of inventory plus any other direct expense that you have done, that is your cost of goods sold। और इसको हम अपनी नेट सेल से माइनस करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इसको हम जब डिवाइड करेंगे टोटल सेल्स से, यानी कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, देन वी विल से इट इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट रेशियो भी कैलकुलेट होगा, जहां पर हम ग्रॉस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, ग्रॉस प्रॉफिट में सारी इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस को जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारा नेट प्रॉफिट बनता है। इसमें हमारे इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस क्या होंगे, हमारा इंटरेस्ट होगा, हमारे टैक्सेस होंगे, ठीक है, और हमारे इनकम्स क्या होंगी, जो इंटरेस्ट हम रिसीव करते हैं या कोई कमीशन हम रिसीव करते हैं विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर बिजनेस। तो ये सारी इनकम्स और एक्सपेंसेस को इंक्लूड करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है वो होता है नेट प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय द अगेन सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, दैट इज योर नेट सेल्स, दैट विल कम आउट टू बी नेट प्रॉफिट रेशियो। सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज व्हिच आर डिस्कस्ड इन आवर सिलेबस। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, अर्निंग्स पर शेयर है, आपका प्राइस अर्निंग रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो है। ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रहने चाहिए। क्वेश्चंस अगर आएंगे एग्जाम में, न्यूमेरिकल्स आएंगे तो बहुत सिंपल आएंगे, हाफ या 1 मार्क के। एंड डेटा आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में दिया गया रहेगा, आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए रहेंगे, आपको मार्केट प्राइस जो है शेयर का दिया गया रहेगा, आपको सेल्स का अमाउंट कितना है वो दिया गया रहेगा, आपको सेल्स रिटर्न्स अगर हुई है तो दैट अमाउंट विल आल्सो बी गिवन। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला and apply the numbers given in the question into the formula to find out your answer. So this is how we have concluded the topic of profitability ratio. But if you want कि इस टॉपिक की और ज्यादा डिटेल डिस्कशन आप लोग देखें, then you will have to be a part of our course and the link for that particular course is there in the description box below। आप नीचे जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा और बहुत अफोर्डेबल डिस्काउंट्स में जो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है दैट विल ऑल्सो बी देयर। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जय हिंद एंड जय भारत।